बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत ज़रूरी है। उन्होंने इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी एक मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। उनका ये भी कहना था कि एक मजबूत लॉबी है जो चाहती है कि इस ऑपरेशन के अगराज़ व मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है क्योंकि एक माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है और ये कहने लगा है कि उसको हमने होने नहीं देना। यानी उन्होंने ऑपरेशन से मुतल्लिक ये बात की। उन्होंने ये भी कहा कि ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। बन्नू वाक़े पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि बन्नू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। बन्नू वाक़े पर फौज का रिस्पॉन्स SOPs और ऑर्डर के मुताबिक था। नाम लिए बगैर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह कहा कि 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने यह कहा था कि फौज ने रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं मारी। बयानिया चलाया गया, चूंकि फौज ने गोली नहीं मारी तो वो खुद उनको लेकर आई। फौजी तनसीबात पर कोई बलवाई के आता है, पहले वार्निंग दी जाती है, हवाई फायरिंग की जाती है और फिर जिस तरह उसको ट्रीट करना होता है वैसे किया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ बानी PTI ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के हमलों के तनाजुर में वजाहती बयान दिया। वो ये भी कह रहे हैं, मैंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन मैंने कभी किसी को तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाज़त नहीं दी। नाज़रीन, कुछ देर कबल मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर भी उनमें शामिल थे। वो ये कह रहे थे कि एक मजबूत सियासी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। इस सब कुछ से मुल्क मजबूत नहीं होगा बल्कि मजीद कमज़ोर होगा। उमर अयूब ये कह रहे हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग की हुकूमत की नाअहली के खिलाफ थी। सिविलियन हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। आज बेनामी अकाउंट्स की बात की गई, इससे मुतालिक पहले प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाए। नाज़रीन, हम आज के इस तमाम तर सूरत हाल सवाल उठाएंगे। क्या ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक जो तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए, और साथ ही 9 मई से मुतालिक जो तहरीक इंसाफ एक अलग बयानिया दे रहा था, चूँकि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तफसील से बता दिया, तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया दफन हो गया। इसी मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल, मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, हाफिज ताइन महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँ चूँकि बहुत सारे मौज़ूआत पर DGISPR ने बात की और जो अब मुल्की हालात चल रहे हैं पॉलिटिकली, इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ासतौर पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में कितनी इम्पोर्टेंट है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 3 बजे और उससे पहले इमरान खान साहब बोले हैं और उन्होंने पहली दफ़ा ये बात मान ली खुद कि GHQ के बाहर मैंने ये कहा था कि अगर ये इस तरह का अरेस्ट वगैरह करें तो उस पर आप पुरअमन एहतजाज करें। वहाँ इत्तफाक से बाबर अवान मौजूद थे, उन्होंने इसकी सलीस उर्दू करनी चाहिए, तो खान साहब फिर दोबारा आए और रिपोर्टर से कहा नहीं, जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूँ। वो थोड़े से बदलना चाह रहे थे फ़िक्रे को। उससे पहले जब रिपोर्टर्स मिले तो खान साहब से ये पूछा हमारे रिपोर्टर इमरान असगर ने कि खान साहब, आपने 20 को कहा था कि बन्नू में फायरिंग फ़ौज ने की है, 21 को आपकी KP गवर्नमेंट ने कहा कि फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो आपको ये इतला कौन दे रहा है यहाँ बैठ के, कोई बताएं हमें भी। तो फिर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि नहीं, मैंने और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, आप उस तरफ तवज्जो करें। इसके साथ आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ जाए। उनका अदलिया से बराह रास्त गिला शिकवा मौजूद था कि हम भी ये बात कह रहे हैं बहुत अरसे से कि जिनके वीडियो बयानात, ये कोई ऑडियो लीक की बात नहीं हो रही कि जो कह रहे हैं GHQ चलो, जो लेके जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस, जब लीडरशिप ये कहे GHQ के बाहर मुजाहिरा पुरअमन, क्या मतलब, ये तो अभी शुरू हुआ है ना काम, कि इतराफ़ इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा कर लिया। वो तो बात मानते ही नहीं थे ना ये वाली कि मेरे कहने पे को गए हैं, वो कहते हैं कि गए थे तो गलत है, उनको पकड़ें, जो भी किया। आज उन्होंने सारों को फंसा लिया साथ अपने, क्योंकि वो जो लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी ज़मानत जो थी, बेल बिफोर अरेस्ट, जो अब ख़त्म हो गई और उसमें उनको पकड़ा गया है, गिरफ्तारी डाली गई है, तो वहाँ पे यही चीज़ें बताई गई थी कि ये एग्जीक्यूटर भी थे, प्लानर भी थे, कुछ लोग सारे के सारे
अब खान साहब इस एतराफ से थोड़ा सा सामने आए हैं कि मैंने कहा था पूरा मन एहतजाज करें। अब जब आप मॉब को भेजेंगे कहीं पे भी, जैसे मतलब माशाल्लाह बड़ा सवाल उठाया गया कि जी सरगोदा में जज साहब ने ये कहा, लेकिन वहाँ ये कोई सवाल नहीं करता कि आप पीएफ बेस में जो मॉब गया था वो क्या करने गया था। वहाँ कोई मिठाई थी, लड्डू बंट रहे थे, जो आप दीवारें गिराने गए थे अपने ही पीएफ के तैयारों की। आप ISI के दफ्तर पे फैसलाबाद में वहाँ क्या मिठाई के डब्बे लेके गए थे कि आप एहतजाज करने आए हैं। GHQ में शुहदा की आप यादगारों को गिरा रहे हैं, वहाँ पे पत्थर मार रहे हैं जाके, आप वहाँ पे मिठाइयाँ लेके गए थे कोर कमांडर हाउस पे। मतलब ये क्या था। अब यहां पे सवाल यही आ रहा है कि जी जब इंसानी हकूक, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मीडिया एक्टिविस्ट, इन सब के हकूक हैं, तो हमारे फौजी शोहदा, हमारे सिविलियन शोहदा जो दहशतगर्दी की जंग की भीड़ चढ़े हैं, उनका कोई हक नहीं है इस मुल्क के ऊपर, इन अदालतों के ऊपर, जहां 27 लाख केसेस मौजूद हैं, जहां पॉलिटिकल केसेस रोजाना की बुनियाद पे हर अदालत में लगते हैं, चाहे वो कोई हाई कोर्ट है या वो सुप्रीम कोर्ट में है। क्यों? आम आदमी का इंसाफ कहां है जब आप लोगों को पाकिस्तान के अवाम के खजाने से भरपूर मराद दी जाती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी दी जाती हैं, सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है, तो आप हमें सबको जो काम आपका है इंसाफ देना, वो कहां है? ये मेरा सवाल शुरू दिन से है। जब तक अदलिया में भर्ती का सिस्टम चैम्बर्स की बुनियाद पे, चिट की बुनियाद पे होगा, ये आप ठीक नहीं कर सकते। यहां पे लॉयल्टी उन्हीं चैम्बर्स के साथ दिखाई जाती है, वहीं बातचीत चलती है, वही सीनियर वकला जहां से आप सीख के आते हैं, वो बड़े बड़े केसेस लेके बैठे हुए होते हैं। हम सब फंस गए हैं, हम असीर हो गए हैं, इसका ये बयानिया है, उसका वो बयानिया है, ना अवाम के लिए कोई रास्ता मौजूद है। अभी अगला सवाल चूंकि IPPs पे मौजूद है, जहां आगे सारे घिन चक्कर में हम फंसे हुए हैं कि क्या है इशू। ये है कि फौज गिला शिकवा कर रही है कि मुसलसल जमानतें हो रही हैं, किसी एक की आपने कारोबार बंद नहीं किए, आपने उनकी जायदादें नहीं जब्त की, और ऊपर से सवाल उठाए जाते हैं कि हमें ही मतून किया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर है, सारे फैसले एक पार्टी के आप हक में दे रहे हैं। आज PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उनके दफ्तर पे छापा भी मारा। मेरा ख्याल है कि अब ये काम और ज्यादा तेजी से शुरू हो गया है, जब से गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम PTI पे बैन करने की तरफ भी जाएंगे, दहशतगर्द जो आर्टिकल 6 भी लगाएंगे। अब दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है, और बन्नू वाकया जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि उसकी बुनियाद पे हमें आप बैन करेंगे और मुझे मिलिट्री के केस उसमें कोर्ट्स में भिजवाया जा सकता है। जाहिर है कि वो जो केसेस लाहौर हाई कोर्ट से हैं, पहले भी जो मिलिट्री पे गए हैं, वो अदालतों के जरिए ही गए हैं। ठीक, उनकी मिलिट्री की तहवील उन्हीं के जरिए, अगर उनको इतला मिली है, उनको एडवांस पैसे मिल जाती है, इतला पता नहीं सच हो। सही जी अयाज साहब, आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंट है? ज़ाहिर है जो एक पॉलिटिकली सिनेरियो है, खासतौर पर जो अभी भी खबरें आ रही हैं, JIT बनाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है दफ्तर पर भी, और फिर जो उनके मीडिया ने बातचीत की। लेकिन उससे पहले जो DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बड़े अहम नुकात उठाए कि ये जो सियासी माफिया है यही काम करने नहीं दे रहा, और ये जो इदारों के दरमियान एक तसादुम की फ़ज़ा नज़र आ रही है, खासतौर पर अगर ओपनली बात की जाए एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया, तो ये मुल्क के लिए तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक तो दुआ ये बात जहन में रखें कि DG ISPR की मीडिया टॉक हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। ये तब ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमेशा वो किया करते हैं। ज़ाहिर है अगर फौज का तर्जुमान आके बात कर रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट होगी तो बात करेगा ना, वरना उसे बात करने की जरूरत नहीं है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए और ज़्यादा हो रही है कि उन्होंने कहा कि अब ये कॉन्टिन्यूस जारी रहेगा, आपसे अक्सर बात किया करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये है कि रियासत ने ये फैसला किया कि 9 मई से आगे नहीं बढ़ना, जो मेन उनका फोकस था इसमें। दूसरा, जजों और सियासतदानों के खिलाफ चार्जशीट है। सिंपल बात है, जब उन्होंने कहा कि उनके फैसले नहीं होते, ज़ाहिर है अदलिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद। फिर उन्होंने कहा कि 2014 में ये बना था नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल किसने करना था, नहीं हुआ, तो जाहिर है ये सियासतदानों को चार्जशीट किया उन्होंने। अगर कोई समझे, नहीं समझता तो उसकी मर्जी, वो चल कर सकता है। वो जाहिर है कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हम उसे समझाने जाएं कि भाई ये तुम्हारे बारे में भी बात है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि माफिया जो तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस है, अब ये माफिया तलाश करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा माफिया है जो बॉर्डर से तेल स्मगल इतना ताकतवर है कि बॉर्डर से तेल स्मगल कर लेता है, और जाहिर है उसके फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग उसकी सरपरस्ती कर रहे होंगे ना, जो आराम से छुड़वा भी देते होंगे जब वो ये लोग पकड़े भी तो जाते हैं ना। हमेशा तो स्कॉट फ्री नहीं होते कि स्मगलिंग की और आराम से जहां आपने पहुंचाना था पहुंचा लिया, जाहिर है पकड़े भी जाते होंगे।
और आपको याद होगा कि आर्मी चीफ साहब ने एक दफ़ा वो कोयटा भी तशरीफ ले गए थे और वहाँ भी उन्होंने बहुत सख्ती से कहा था कि ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। उसके कुछ असरात भी हमें नज़र आए थे, जैसे डॉलर के इस्तेकाम में वो एक हमें नज़र आया, उसी तरह को तेल की। लेकिन उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है जो हमारे रियासत से ज़्यादा ताकतवर है। ये बड़ी तशवीश की बात है मेरे लिए, कम से कम आज की उनकी मीडिया टॉक में। ठीक। फिर उनसे वो सवाल पूछा गया, वो जो एक धरना हुआ रिसेंटली, तो वो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। वो चूंकि फ़लस्तीन के हक में था, मेरे ख्याल में ये जवाज नहीं होना चाहिए। मतलब जब रियासत मौजूद है, गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, तो किसी भी कॉज के लिए कोई एहतजाज हो, धरना हो, उसको इजाजत से मशरूत होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि जब हम कहते हैं कि ये ठीक हो गया था, वो गलत हुआ था, यहां से वो जो कह रहे हैं ना मॉब मेंटेलिटी, तो हुजूर मॉब मेंटेलिटी में ये चीजें भी आती हैं कि जाहिर है उनको पता है कि जी अच्छा ठीक है, हमने चूंकि तय कर लिया कि हमने जाना है और धरना देना है और कॉज हमारा अच्छा है, इसलिए हमें रोकेगा कोई नहीं। ये नहीं, फिर रियासतों ने इस तरह से इजाजत नहीं देनी होती। या वो आप कहेंगे जी हमें, तो उन्होंने चूंकि इजाजत नहीं ली थी, ठीक है, इसलिए कर गए नहीं। दूसरा वो जो आज पीटीआई वाले वो कर रहे थे, जी जी, आप यकीन करें मुझे लगता है कि पीटीआई को अंदर किसी बंदे ने मुखबरी की है और वहां छापा डलवा दिया है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी तो वो मैं नजर आ रहा है ना, वो एलसीडीज और इस तरह की चीजें लेके जा रहे हैं, और जाहिर है हो सकता है किसी पुलिस वाले के घर में ना हो, बच्चे के लिए वो ले गया हो, वो अलग बात है। लेकिन असल चीज वहां थी वो जो बयान हल्फी पड़े हुए थे, जो मैंने देखा है कि वो पीटीआई के 2-3 लीडर्स ये बात कर रहे थे कि वो ले गई है पुलिस। तो मेरे ख्याल वो छापा तो मैं उसी तनाजुर में देखूंगा और उसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इंपॉर्टेंट है, अगली भी इंपॉर्टेंट होगी, और उससे अगली शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। हाफिज ताहिर साहब, मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में जाहिर है, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि DGISPR जाहिर है मीडिया से जब बात करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट बात ही होगी, तो आपको क्या लगता है मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में ये कितनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि DGISPR को मीडिया के साथ अपना जो ताल्लुक है, वो अगर उन्हें रोज की बुनियाद पर भी बात करनी पड़े मौजूदा हालात में, तो उन्हें करनी चाहिए। इसलिए कि यहाँ हम देखते हैं शाम 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे हर कोई फौज का तर्जुमान बन के वो बातें भी कर रहा होता है जो मेरा ख्याल है कभी GHQ में सोची भी नहीं गई होती। ये सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है कि जब DGISPR उनका इदारा सहाफी बरादरी से, मीडिया के लोगों से ज्यादा मुलाकातें करेंगे, उनकी आपस में ज्यादा राब्ता होगा, तो वो जो रोज नाम नहाद तर्जुमान है उनसे जान भी टूट जाएगी और जो गलत फहमियां उसके नतीजे में पैदा होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारी गलत फहमियां जो हैं या बहुत सारी जो चीजें हैं वो उन तर्जुमानों की वजह से है जिनकी बेस ही कोई नहीं है, जिनका आगे पीछे ही कोई नहीं होता है। तो ये तो एक अच्छी बात है। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मैं समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी वाजे की हैं। आपको याद होगा, मैंने भी इस प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ये नया ऑपरेशन कोई नहीं है, ये कौमी एक्शन प्लान को ही आगे लेके जाना है। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में नहीं है, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद, अदम बर्दाश्त, ये बाकी मुल्क के हिस्से में भी है और इस सारे को खत्म होना चाहिए। और इसमें पॉलिटिव जो भी मामला है उसको, दूसरा उन्होंने बताया कि भाई हम तो दहशत गर्दी पकड़ते हैं, इंतहा पसंद पकड़ते हैं, लेकिन क्या करें, आगे से ना सजाएं होती हैं। आपका निजाम अदल जो है उसमें बिल्कुल जो उसका हाल है वो सबके सामने है। और बात तो सच है कि अगर रियासत को 9 मई में आज तक इंसाफ नहीं मिल सका तो गरीब आदमी को क्या इंसाफ मिल रहा है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत सारी चीजों को बड़ा क्लियर किया है। और एक जो डिजिटल दहशत गर्दी, इसमें कोई शक नहीं है, हमने ये मुहर्रम में भी देखा कि अभी यानी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ था, कुछ ऐसी वीडियो आई कि जो कई साल पुरानी थी, लेकिन उन्हें मौजूदा हालात के साथ बना के शिया सुन्नी फसाद के लिए जो है वो नशर करना शुरू कर दिया। तो जो मुस्बत चीजें होंगी मेरा ख्याल है उसमें हम सबको तायीद करनी चाहिए, जो मंफी चीज हो उसकी हमें इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं अज़्म इस्तेहकाम के साथ,
तो मैं समझता हूँ एक बड़ी क्लियर पैगाम है कि ये कोई नया ऑपरेशन लॉन्च करने नहीं जा रहे हैं। ये उन्हीं हालात को जो हमें दरपेश है उसकी इस्लाह के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए है। और एक आखिरी जो गुजारिश है वो ये है कि खुदा का वास्ता है, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, अदालतें भी इंसाफ दे, निज़ाम अदल भी जो है, अगर दहशतगर्द पकड़ा जाता है उसको आपने सजा ही नहीं देनी। आप देख लें, चले दहशतगर्दों को छोड़ दे, ये भी तो दहशतगर्दी थी ना जो कुछ हुआ जड़ावाला में, सियालकोट में, सरगोदा में, तो उनके मुजरिम क्या हुआ उनके साथ। तो ये जो आज की बातें हैं, मेरा ख्याल है हमें उनकी मुस्बत बातें बहुत कौम और नवीद साहब की जो बातें हैं उन्हें जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है नवीद साहब। अच्छा तो देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा इस सारी प्रेस ब्रीफिंग में वो अज़्म इस्तेहकाम जो शकूक व शुबात फैलाए जा रहे थे या जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इससे पहले आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब ने अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ बात की, ANP ने बात की, इस तरह महमूद खान अचकज़ई ने बात की, जमात इस्लामी ने बात की, PTI ने बात की। मेरे ख्याल में एक कंफ्यूजन था, शायद वो उस तरह से जो है वो पहले उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि अज़्म इस्तेहकाम है क्या। सही, ये लोगों के जहन में ये था कि जिस तरह से ऑपरेशन ज़रब उसमें जिस तरह से बड़ी पैमाने पे डिस्प्लेसमेंट हुई थी और मेरे ख्याल में भी प्रोटेस्ट हुआ है, वो प्रोटेस्ट बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में था। शायद वो ये समझ रहे थे लोग, शायद वहाँ के ये समझ रहे थे कि वहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे फौजी कार्रवाई होगी, काइनेटिक ऑपरेशन होंगे जिसकी वजह से जो है वो प्लेसमेंट होगी। अच्छा देखें, यहाँ हमारी सियासी क़यादत को भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सियासत होगी अगर ये मुल्क है, मईशत होगी अगर, और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरे ख्याल में वो सिक्योरिटी का चैलेंज बना हुआ है। जिस तरह से दहशतगर्द जो है वो आए दिन अटैक कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इतनी कुर्बानियां दे रही है, तो हमारे सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि इससे बालातर होके, सियासत से बालातर हो जो है वो इस ऑपरेशन ज़रब इस्तेहकाम के मुतल्लिक़ सोचे। एट दिस टाइम मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि एक होल ऑफ नेशन की, ये तो नहीं है कि एक कोई काइनेटिक ऑपरेशन या कोई एक बड़ा ऑपरेशन जो कि ISPR ने आज कहा कि ये बेसिकली एक काउंटर टेररिज्म कैंपेन है पूरी, ये कोई सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, इसमें उसका काइनेटिक कंपोनेंट्स भी होंगे और कोई बड़े कोई डिस्प्लेसमेंट होने जा रही है और ना कोई फौजी कार्रवाई बड़े पैमाने पे होने जा रही है। वही जो IBOs चल रहे थे, उन IBOs में जो है वो उनमें शायद तेजी लाई जाए, लेकिन जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो टेररिस्ट के, दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर्स हैं, जो उनके स्लीपर हमारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं उनको भी, और जो नैरेटिव है टेररिस्ट का, जो नैरेटिव है उसको डीऑक्सीजनेट करने की जरूरत है। देखिए 2014 के बाद जब नेशनल प्लान आया तो उस वक्त वो 20 वकाती 21 वकाती जो नेशनल एक्शन प्लान था, तो फौज का गिला ठीक बनता है। आप देखें उसमें जो मिलिट्री का था, जो मिलिट्री का था नेशनल एक्शन प्लान में, वो तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन उस जो सिविलियन के करते उसमें है वो कोताही हुई, वो सियासत की भेंट। और उसके बाद जो हम करना चाह रहे थे अब ज़रब के जरिए, शायद वो हम उस तरह से पूरी तरह से कर नहीं पाए। ठीक जी, इलियास साहब। देखिए जी, बिल्कुल आज बड़ी चीज़ें जो हैं वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पता भी चली और क्लियर भी हुई कि जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसको वैसे ही सियासी नज़र किया जा रहा है, और इसके बारे में जो इसका रिएक्शन लाने के लिए जिस तरह उन्होंने क्लियर किया, लेकिन इसके लिए हम तमाम ये इन सियासी जमातों को भी चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए कि एक पेज पर होकर मुल्क के ये लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि लोग अमन से, सुकून से रह सकें। और जो ख़ास तौर पर जो इस ऑपरेशन का जो मकसद है जिस तरह के है कि स्मगलिंग की रोकथाम, ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर हम रोक लेते हैं स्मगलिंग को, जिस तरह मुल्क को, इकॉनमी को घुन की तरह खा गई स्मगलिंग हमारी, जिसमें आप देख लें अजनास से लेके डॉलर लेके आपके ऑयल भी एंड ऑयल तक, ये सारी चीज़ें इस तरह स्मगलिंग होके आ रही हैं जिससे इकॉनमी को नुकसान हो रहा था। तो इस तमाम चीज़ों को देखना होगा और
इसको जो ऑपरेशंस को है, ये जो चीज़ें हैं इनको सब तमाम आवाम को समझना हो, आवाम तो क्या सियासतदानों को समझना होगा कि इसमें कि इन चीज़ों को ख़त्म करके अपने एक पेज पर आकर और ताकि इस मसले को हल करना चाहिए। अगर ऑपरेशन होते हैं तो ये किसी के भलाई के लिए किए जा रहे हैं, इकॉनमी को, लोगों के लिए, लोगों को पुरअमन रखने के लिए, क्योंकि ये जो लहर आ रही थी ये बड़ी तेज़ है, इसमें कई हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं इस वक्त। तो इस वक्त जो है इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर है, बहुत बड़ा खुला बॉर्डर है जिसमें कई 2-3 ममालिक लगते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो हारे हैं, आपने देखा होगा कि जो इस ऑपरेशन की वजह से जो हमने स्टार्ट किया उसकी वजह से देख लें बाहर के ममालिक में भी ये एहतजाज किया जा रहा है। ज़ाहिर है इसके पीछे कई कुव्वतें हैं जो इसके चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन ना रहे और डिस्टेबलाइज हो और इसकी इकॉनमी ना करे, लोगों को मुश्किलात का सामना करे। तो इसके लिए करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, जो हमारे सियासी लोग हैं, जो ताकि देखें उस ऑपरेशन में जो हुआ है उसमें हमारी एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल जो लोगों की थी उसमें उनको जाना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था, लेकिन इसमें किसी ने वो इतनी मुदाखलत नहीं की ताकि इसको स्टेबल किया जाए, लोगों को समझाया जाए। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो इसके मुश्किलात आएंगी ऑपरेशन में। सही, ठीक है जी, आपका पॉइंट अगर क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, महंगी बिजली की बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस करार। हम सवाल ये रखेंगे, गरीबों को निचोड़कर अशराफिया को नवाजने की रविश कब बंद होगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत ने बोला 200 यूनिट फ्री देंगे, कौन से 200 यूनिट मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब आप मर जाएंगे। वो बहुत महंगी बिजली हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें सस्ती बिजली प्रोवाइड करें। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगे तरीन IPPs को जो अदायगियाँ की गई हैं वो 1950 अरब है। हुकूमत बाज़ जो पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीद रही है। हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये फ़ी यूनिट, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपये फ़ी यूनिट से ऊपर कीमत अदा कर रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ IPPs को जनवरी 2024 से मार्च तक 150 अरब अदा किए गए। सारा साल ये प्लांट्स 15% लोड फैक्टर पर चल रहे हैं और ये सब मुआहदों में कैपेसिटी पेमेंट की इस्तिलाह की वजह से है, जिसके नतीजे में बिजली पैदा किए बगैर IPPs की को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि जो हमारी हलाल की कमाई है 40 ख़ानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दे दिए जाएँ जब बिजली पैदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। ये प्लांट्स 52% हुकूमत की मलकियत में हैं, 28% निजी सेक्टर की मलकियत में हैं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल नवीद आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब अगर वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सार्फिन के साथ ज़्यादती होगी कैपेसिटी पेमेंट की मद में, आपको लगता है कि ये बारहा हमने जिस तरह के बिल आ रहे हैं कि लोग बेचारे इतनी कमाते नहीं हैं जितना वो बिल अदा कर रहे हैं, तो हुकूमत तो खैर होश के नाखून नहीं लेगी, लेकिन जो अशराफिया को नवाजा जा रहा है और मतलब जो पावर प्लांट्स जो आपको की प्रोडक्शन ही नहीं है, आप उस पर भी आप अरबों खरबों रुपए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कब तब्दील होगा सारा निज़ाम? नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखें, सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं। IPPs के साथ ऐसे मुआहदे किन लोगों ने किए, उनको सबसे पहले सामने लाना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए। आज जो बिजली हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, उस बिजली के जो है वो जी चलिए, ऑडियो इशू जी। आमिर साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ। नवीद साहब, देखिए सख्त मुतालबा था जी नवीद साहब का, तो वो आवाज़ ही फिक्स हो गई उनकी जी। तो चलें, बहरहाल बात ये है कि गौहर एजाज साहब ने जो सवालात कई दिन से उठाए हुए हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात लोग उठा रहे हैं। इनको लॉन्च किया गया है, फलाने के खिलाफ किया गया, सब कुछ है। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनके साथ, बड़ा कई सालों से। गौहर एजाज साहब जो बात कर रहे हैं ना, देखने की बात सिर्फ वो है कि वो क्या बात कह रहे हैं, वो किसके खिलाफ हैं, किसके हक में, इसको छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट के चार्ज के नाम पे सरकार पाकिस्तान खुद भी वसूल कर रही है, नंबर 1। और क्यों वसूल कर रही है भाई? चलें, इंटरनेशनल मुआहदे जो गैर मुल्कियों से आपने किए, आपने पाकिस्तानियों से किए, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, इनको कैटेगराइज कर लेना।
जो हुकूमत पाकिस्तान वसूल कर रही है सबसे पहले तो उसको आप ख़त्म करें कि कैपेसिटी चार्जेस, क्योंकि ये गुंडा टैक्स है। जिस तरह हमारी सैलरीज पे फटाफट लगा दिया गया, ये उसी तरह हर आदमी, वो सैलरी वाला है या नॉन सैलरीड वाला है, वो गरीब है अमीर है, यकसा इस IPP को बर्दाश्त कर रहा है। तो पहले तो सरकार पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब जो शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं उसमें से बताएं हमें, लाइव आए कि जनाब ये सरकारी पैसे हैं, गौर साहब ये सच कह रहे हैं और ये झूठ कह रहे हैं, उनको लाएं कि जी ये मैं रोक रहा हूं। उनके बेटे के नाम पे लोग बातें कर रहे हैं कि उनकी एक प्लांट है, उसकी वजाहत आनी चाहिए। सिर्फ बदर शहबाज का ये बयान काफी नहीं कि हम गन्ने के फोक से बिजली पैदा करते हैं, उसके खिलाफ एक बयानिया आ चुका हुआ है कि कब कैसे हुआ। मैं इसलिए शहबाज शरीफ साहब का नाम लेके कह रहा हूं कि उनके बेटे का नाम आया। कारोबार करना कोई जुर्म नहीं है कहीं पे भी, इशू सिर्फ ये है कि आपको काम कैसे ठीक करना है। 1997 में जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने, इस्लामाबाद के होटल में उन्होंने पहली पार्लिमानी मीटिंग में कहा पार्टी की कि बेनजीर भुट्टो के जो मरहुमा के 1994 के IPPs के मुआहदे हैं, हमें सबसे ज्यादा वो ले डूबेंगे और हमें काबू करना होगा क्योंकि बहुत भारी कीमत पे ये लगाए गए हैं। सेनेटर सैफुर रहमान उस वक्त एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन बने, एक्चुअली लोगों पे हाथ डाला गया। उस वक्त वो सारे मुआहदे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए कि हम तमाम इन्वेस्टमेंट रोकेंगे, वो काम सारा रुक गया। उसके बाद मुशर्रफ दौर गुजर गया, वहां पे रजाक दाऊद साहब का नाम आ रहा है, उनको वजाहत देनी चाहिए कि उनका यूनिट इतना महंगा कैसे बिक रहा है और वो नहीं बना रहे। उसमें मंशा साहब का नाम आ रहा है, हमारे बड़े बड़े ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाइकून है, बेहतरीन काम है, इन सबको आगे वजाहतें देनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि भाई कितना पैसा कमाना है आपने, कितना हमारा खून निचोड़ना है कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे। आप भी हिस्सा डालें आम आदमी के साथ कि इतने माशाल्लाह आपके कारोबार हैं, आप छोड़ें इन कैपेसिटी चार्जेस को। जंग आलूद आपके कारखाने हैं या 100 फीसद चलाएं, उनकी बिजलियों की आग लगा दें लेकिन उनसे चलवाएं। पैसे तो आप दे रहे हैं, ये एहसान किस पे कर रहे हैं भाई? आप पैसे देके और उनकी बिजली ना लेके आप गरीब को वो बिजली मुफ्त क्यों नहीं दे देते? जब आप वो गुंडा टैक्स सबसे ले रहे हैं तो गरीब आदमी जिसके लिए आप सब मरे जा रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ, जैसे मैं कह रहा था कि देखिए उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन लोगों ने ये मुआहदे किए। आज हम जो बिजली आज हम नहीं इस्तेमाल कर रहे उसके हमसे चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, यानी ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर ये उन लोगों को जिन्होंने IPPs लगाए, अच्छा उनके साथ तो जो मुआहदे हुए ना कि भाई कैपेसिटी चार्जेस, उस वक्त कहा गया अगर आपका आपके ट्रांसमिशन में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी से ज्यादा बिजली बनाने के आपने IPPs को ठेके कैसे दिए? ठीक, उन लोगों को दायरे में लाना चाहिए। आज अब ये सिर्फ अवाम का मसला नहीं है। तो अभी पहले जो कराची में जो नुमाइंदा तंजीम थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 25% कारखाने जो है वो बंद हो चुके हैं, मजीद बंद होने जा रहे हैं। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं कंपेटिटिव हैं ही नहीं। एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में आप compete कर ही नहीं सकते। और ये कहा जा रहा है ये यानी अवाम का जो गम गुस्सा है वो तो अपनी जगह, तो इकोनॉमी को भी ये लेके डूबने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने ये मुआहदे किए, ये जानते हुए कि आपका ट्रांसमिशन जो है उसमें कैपेसिटी इतनी नहीं है और कैपेसिटी से ज्यादा। चलिए ठीक है नवीद साहब, आपको पॉइंट आ गया। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल अयाज साहब, इलियास साहब और दीगर एक्सपर्ट से राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी अयाज साहब, गरीबों को निचोड़कर अशराफिया को नवाजना कब तक ये चलेगा? देखिए ये कहते हैं जी वो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले कार्रवाई शहबाज साहब की शबाना और रोज के खिलाफ होनी चाहिए, बस फिर मामला, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी कुछ। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब को 97 में ये एहसास हो गया था ये गलत है, उसके बाद उनकी दोबारा 2014 में फिर हुकूमत बनती है और ठीक है 2008 में मिलके हुकूमत बनाती पीपल्स पार्टी और मियाँ साहब की, फिर कुछ नहीं होता। और आज वो मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि जी लोग बिल देने के काबिल नहीं रहे। वो ये क्या मुल्क है यार, किस किस्म की शाफिया इस मुल्क की। गौहर एजाज साहब बहुत जिहादी काम कर रहे हैं, मतलब बड़े अरसे बाद मैंने देखा है कि कोई बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट इस लेवल पे आके बात कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी कोई कल बता रहा था कि लाहौर के एक होटल का बिजली का बिल 3 करोड़ का आया है। इसका मतलब है कि इस मुल्क के होटल्स भी बंद होने जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी बंद हो रही हैं।
किसी को कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ शबाना रोज मेहनत करेंगे और हमारा बेड़ा गर्क करते रहेंगे अल्लाह के फजल से। अभी तो जुलाई का पता नहीं आपका बिल आया कि नहीं, मेरा भी आने वाला है। जी मेरा नहीं आया। अभी से खौफ आ रहा है कि वो बिल हमारे साथ क्या करने जा रहा है। नफसियाती दबाव यकीन करें, सिर्फ आपकी और मेरी कैफियत नहीं है, सबकी ये हालात। जी इलियास साहब। बिल्कुल जी, इसके बारे में इनको माजी से पता है कि पहले से पता है, और गवर्नमेंट में हैं इस टाइम, प्राइम मिनिस्टर साहब इनको पता है, बल्कि भरपूर तरीके से पता है कि इन लोगों से पैसे रिकवर करने चाहिए जो इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं कैपेसिटी के नाम पर, और जो इस पैसे लिए हैं इन्होंने लोगों की आहें और सिस्कियाँ नहीं देखी। लोगों ने अपने घरों से जेवर बेच के, चीज़ें बेच के बिल अदा किए हैं पिछले महीने के। अब अगले महीने के बिल आते हैं तो वो किस तरह करेंगे, और गर्मी, इतनी शदीद गर्मी में घर में पंखा चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में देखना चाहिए, अगर कैपेसिटी ओवर बिलिंग करके हमें देना पड़ रहे हैं तो हमारे लिए हमारा क्या कसूर है, किन लोगों ने मुआहदे किए हैं, उन लोगों से वसूलियाँ करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को सामने कटहरे में लेके आना चाहिए कि अवाम के नाम पर वो इतना बड़ा खिलवाड़ कर गए हैं और ये किस तरह करेंगे। जी वक्त खत्म। शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए, अल्लाह।